सलाम, नमस्ते, आदाब। जैसा कि आपको पता है कि डेमोक्रेसी पे हम छोटी छोटी वीडियो बना के विभिन्न विषयों पर आपको अवगत करा रहे हैं। उसी सिलसिले से आज एक नई वीडियो लेकर हम आप तक आए हुए हैं। इस वीडियो पे हम जेंडर और सेक्स के बीच फ़र्क समझेंगे कि भाई जेंडर किसे कहते हैं और सेक्स किसे कहते हैं। 1950 के दरमियान सिमोन द beauvoir ने एक बुक लिखी थी, द सेकंड सेक्स। उसमें उन्होंने लिखा था कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। बात यहीं से शुरू करते हैं कि औरत बनाई कैसे जाती है। सिमोन द beauvoir कहती हैं कि प्राकृतिक रूप से नर और मादा पैदा होते हैं और हर समाज और संस्कृति उसको औरत और मर्द में बदल देता है। ये औरत और मर्द में बदलने की प्रक्रिया ही जेंडर कहलाती है। मतलब सेक्स प्राकृतिक है और जेंडर सांस्कृतिक है। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हर समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। इस हिसाब से वो औरतों और मर्दों पर अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा आदि के अंतर पैदा करते हैं। पर एक सवाल ये भी आया था, औरत और मर्द में तो अंतर होता ही है, प्राकृतिक रूप से अंतर होता है। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से अंतर होता है वो वैध अंतर कहलाता है। वैध क्यों कहलाता है? क्योंकि जो अंतर है वो समाज और संस्कृति बदलने पे भी नहीं बदलता है, इसलिए उसके आधार पे अगर कुछ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो वैध कहलाता है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन? जैसे एक औरत को बच्चा होने पे 3 महीने की छुट्टी दी जाती है तो ये एक वैध डिस्क्रिमिनेशन है। जो औरत के साथ होगा तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इसको थोड़ा और समझते हैं। एक शेर मांसाहारी होता है। अब उसको हम ये नहीं समझा सकते कि शाकाहारी बनो, इससे बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि उसकी हिंसा वैध हिंसा कहलाएगी। तो अवैध डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ये जो सांस्कृतिक भेदभाव है यही अवैध डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। कैसे? भारतीय समाज की हम बात करें, बचपन से ही एक मर्द को अलग तरीके से, औरत को अलग तरीके से पाला जाता है। लड़कियों के लिए खिलौने लाए जाते हैं, लड़कों के लिए बंदूकें लाई जाती हैं। अगर लड़की पेड़ पर चढ़ते हुए क्या लड़की लड़कों की तरह काम कर रही है? अगर लड़का गिर गया, रोने लगा तो तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? इस तरीके से शुरुआत से ही उनका सोशलाइजेशन, सामाजिकरण ऐसा करते हैं कि उनमें एक भेद पैदा हो। आप उनके खान पान में अंतर देख सकते हैं, उनकी वेशभूषा में अंतर देख सकते हैं, उनकी भाषा में अंतर देख सकते हैं। तो ये अंतर क्या है? ये इसके सांस्कृतिक अंतर है। एक शादीशुदा और भारतीय नारी जो सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ आपको नज़र आ जाएगी, एक शादीशुदा मर्द किस तरह नज़र आएगा? क्या भेदभाव ये यहाँ पे नहीं है कि एक औरत को आपने सिंदूर और मंगलसूत्र पहना के उसको समाज में चिन्हित कर दिया कि अभी शादीशुदा हो चुकी है, अब मर्द को खुले साड़ की तरह आपने छोड़ रखा है। इसी तरीके से और बात देखते कि ये बात आती कहाँ से। दरअसल हम ये मान लेते हैं कि औरतों के कुछ प्राकृतिक गुण होते हैं। जिस तरीके से अभी हमने प्राकृतिक रूप से हमने माना कि उनमें कुछ भिन्नताएं होती है, उसी तरह कुछ गुण भी प्राकृतिक हम मान लेते हैं। जैसे हम औरत को मानते हैं वो शर्मीली होंगी, वो केयरिंग होंगी, उनके अंदर भावना ज़्यादा होगी, मतलब भावुक ज़्यादा होंगी। अब मर्दों के लिए क्या मानते हैं? वो तर्कशील होंगे, कठोर होंगे, मर्द को कोई दर्द नहीं, इस टाइप का। और वो कैसे होंगे? वो बलवान होंगे। इस तरीके के उनके लिए हमने कुछ कैटेगरी बना दी। जब आपने कैटेगरी बना दी तो इसी कैटेगरी के हिसाब से जॉब भी, समाज के जॉब भी आपने बांट दिए कि नर्स के काम कौन करेगी? औरतें करेंगी। मेड का काम कौन करेंगी? औरतें करेंगी। अधिकतर, मतलब 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक नोशन है वो बात कर रहा हूँ मैं। मर्द कौन करेंगे? सैनिक बनेंगे। तर्कशील होते हैं, ये हमने मान लिया है। तर्कशील होंगे तो क्या होंगे? निर्णय लिया करेंगे, परिवार के निर्णय के साथ साथ समाज के निर्णय, देश के निर्णय। इस प्रकार हमने समाज के कार्य भी बांट दिए। अब गौर करिए, जो मर्दों को जो कार्य हमने सौंपा है वो दरअसल सार्वजनिक समाज के कार्य हैं। निर्णय लेना कहाँ लेगा? बाहर लेगा। संपत्ति के बारे में कौन बात करेगा? मर्द बात करेगा। तो जब हमने उनको इतने बड़े निर्णय लेने और इस तरीके की ताकत दे दी तो उससे क्या हुआ? औरतें उनकी अधीन आ गई। अब मर्द से वंशवाद चलेगा, मर्द का संपत्ति पर अधिकार होगा। सार्वजनिक जीवन का मतलब होता है पैसे कमाने का स्थान,
वहाँ पे मर्दों की मोनोपोली होगी। तो जब मर्दों की मोनोपोली होगी तो औरतें तो हर तरीके से उनके अधीन आने लगी। तो इस प्रकार एक भेद पैदा हो गया। वो भेद धीरे धीरे इतना बड़ा कि मर्दों को स्वामी और औरतों को उनकी दास के तरीके से देखा गया। यहीं से एक बात पैदा होती है जिसको हम बार बार आप सुनते होंगे कि पितृसत्ता, पैट्रियार्की का मतलब यही होता है। ये एक विचारधारा है। इस विचारधारा के तहत जो सत्ता का जो शीर्ष है वो उस पर मर्द का राज होगा और औरतें उसके अधीन होंगी। और जो फेमिनिज्म के जो आंदोलन चल रहे हैं वो उसी पैट्रियार्की पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो सांस्कृतिक जो गैर बराबरी है ये तुमने बनाई है, ये एक समाज से दूसरे समाज में चेंज हो रही है। एक भारतीय नारी को जो यहाँ पे जिस तरीके रीति रिवाज, खान पान जिस तरीके का है, यही यूरोप की में चली जाएंगी तो उस तरीके से नहीं रहेंगी। जिस तरीके यहाँ ड्रेस पहनती वहाँ पर वैसे नहीं पहनेंगी। मतलब कि तुम्हारा जो भेदभाव है वो जगह अवस्था में बदल जा रहा है। तो तुम्हारा भेदभाव मर्दों के लिए कुछ और औरतों के लिए कुछ और क्यों हो? तो इसी की लड़ाई जो है वो नारीवाद के नाम से जानी जाती है। हम अगले वीडियो में थोड़ा और समझेंगे, ये समझेंगे नारीवाद क्या है, ये भेदभाव से हुआ क्या समाज में, इसके तार्किक आधार क्या हैं भेदभाव के, और उसका खंडन कैसे किया जाए, और फिर आखिरी में हम समझेंगे कि इसका समाधान कैसे हो। तो हमसे आप जुड़े रहें, अगले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।